चलिए जहां तक हुआ था वहां से आगे कंटिन्यू कर लें। ऐसे ही बता दे रहे हैं नहीं। जहां तक हुआ था वहां से आगे एक नोट लिखेंगे, बोल दे रहे हैं। पिछले क्लास में क्वेश्चन का प्रैक्टिस हुआ था, ठीक। नोट नंबर वन, किसी वृत्तीय पथ के लिए, नोट नंबर वन, किसी वृत्तीय पथ के लिए, किसी वृत्तीय पथ के लिए वक्र पथ का ढाल, किसी वृत्तीय पथ के लिए, वृत्तीय पथ के लिए वक्र पथ का ढाल, वक्र पथ का ढाल होता है, वक्र पथ का ढाल होता है, और ये कितना हो जाएगा, tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। ये देखिए पीछे हम लोग डिराइव कर चुके हैं, ठीक है, साइकिल वाले केस में कि साइकिल सवार वृत्तीय पथ पर किस तरीके से गति करेगा, तो ये tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब सवाल ये है कि सर इसमें v क्या है, r क्या है और थीटा क्या है, तो लिखेंगे इसके नीचे जहां v बराबर, वृत्तीय पथ पर, जहां v बराबर वृत्तीय पथ पर पिंड का, वृत्तीय पथ पर पिंड का रैखिक वेग, वृत्तीय पथ पर पिंड का रैखिक वेग, पिंड का रैखिक वेग r बराबर स्मॉल r बराबर वृत्तीय पथ की त्रिज्या, r बराबर वृत्तीय पथ की त्रिज्या, r बराबर वृत्तीय पथ की त्रिज्या, और थीटा बराबर वक्र पथ का ढाल, थीटा बराबर वक्र पथ का ढाल। अब सवाल ये है कि सर ये वक्र पथ का ढाल कहां होगा, थोड़ा सा डायग्राम में देखते हैं इस चीज को। वक्र पथ का ढाल है बालक, तो देखा जाए ये वक्र पथ का ढाल किस तरीके से होगा, ध्यान देंगे बालक। ये जो डायग्राम है इसमें देख सकते हैं कि कार जो है किसी ढलान पर है, टर्निंग पर घूम रहा है, और यहाँ पर जो सड़क का ढाल दिया गया है वो थीटा है। क्लियर है बालक? तो यही थीटा निकालने के लिए हम लोग फॉर्मूला बनाए हैं कि tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब ये पिछले वाले केस में भी था कुछ इस तरीके से, इस केस में भी आप देख सकते हैं, ठीक है, कि यहाँ पर ढलान कितना है, थीटा। तो ये थीटा हम कैसे निकालेंगे, या हो सकता है कि रैखिक वेग आपसे पूछ दिया जाए, या ये भी हो सकता है कि वृत्तीय पथ का त्रिज्या आपसे पूछ दिया जाए, तो आप किस तरीके से निकालिएगा। तो इसके लिए हम लोग यही फॉर्मूला यूज करने वाले हैं। इससे हम थीटा भी निकाल सकते हैं, ढाल भी निकाल सकते हैं, रैखिक वेग भी निकाल सकते हैं, त्रिज्या भी निकाल सकते हैं। कोई कहेगा कि सर कोणीय वेग तो और आसान है, क्योंकि v इक्वल टू आर ओमेगा होता है। जब ओमेगा निकालेंगे तो क्या होगा, v अपॉन आर। तो जब एक डाटा, मतलब ये फॉर्मूला आपके पास रहेगा, तो बाकी सारा डाटा भी हम लोग निकाल सकते हैं। अब इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन हम बनाएंगे और देखेंगे कि इसका यूज हमको कैसे करना है बालक। तो एक क्वेश्चन लिखा जाए, क्वेश्चन लिखेंगे, यदि कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर, यदि कोई पिंड किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, किसी वृत्ताकार पथ पर गति करता है, जहां
जहां वृत्तीय पथ की त्रिज्या 100 मीटर है, जहां वृत्तीय पथ की त्रिज्या 100 मीटर है, 100 मीटर है तथा वक्र पथ का ढाल तथा वक्र पथ का ढाल 11.31 डिग्री है तथा वक्र पथ का ढाल 11.31 डिग्री है, 11.31 डिग्री है। अतः पिंड का महत्तम वेग ज्ञात करें, अतः पिंड का महत्तम वेग ज्ञात करे जिससे यह वृत्तीय पथ को सुरक्षित पार कर सके, जिससे यह वृत्तीय पथ को सुरक्षित पार कर सके, जिससे यह वृत्तीय पथ को सुरक्षित पार कर सके जब g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो, जब g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। अब यहां थीटा दिया हुआ है बालक, चलिए डायग्राम के माध्यम से समझते हैं। गिवन डाटा में देखिए ये वृत्तीय पथ हो गया बालक और कह रहा है कि 100 मीटर का त्रिज्या है, तो मान लेते हैं कि ये आपका 100 मीटर का त्रिज्या हो गया और यहाँ पर कोई पिंड है जो गतिशील है, ये आपका केंद्र हो गया। कह रहा है कि गति जो करेगा इसका रैखिक वेग भी हो जाएगा, तो आपको बताना है कि घूमते समय कितना वेग से आप गति कीजिएगा। और एक चीज और, यहाँ वक्र पथ का ढाल दे दिया है 11 कितना डिग्री 31 डिग्री। क्लियर है बालक? मतलब ये जो पिंड है यहाँ से यहाँ गया, तो यहाँ से यहाँ गया तो यहाँ कोण कितना बनेगा 11.31 डिग्री। तो इस स्थिति में आपका वेग का दिशा ई हो जाएगा। तो आपको यही वाला वेग बताना है कि वेग कितना होगा। कोई दिक्कत बालक? आप कितना अधिक से अधिक वेग से चलिएगा कि आप इस वृत्तीय पथ को सुरक्षित पार कर जाइएगा। बताए थे ना कि वेग एक निश्चित है कि इतना ढाल पे इतना ही वेग से आप गुजरेंगे कि उसको सुरक्षित पार कर जाएंगे, उससे ज्यादा पर क्रॉस नहीं करना होता है। तो अब इसके लिए क्या करेंगे बालक, इसको थोड़ा छोटा करते हैं और यहां पर एक चीज और कर सकते हैं। ये जो हमें यहां पर बनाए थे, पहले ढाल दे दीजिए। पहले हम क्या करेंगे, ढाल दे देंगे कितना, तो थीटा कितना है जी 11.31 डिग्री, और इसको यहाँ रख लिया जाए और फिर यहाँ पर इसका वेग निकाला जाए यहाँ पर, तब ये हो जाएगा इसके साथ ढाल। अब ये बताइए कि हमको निकालना क्या है, तो यही वेग निकालना है। इसको थोड़ा छोटा करके यहाँ लिख ले। बताइए सूत्र हम लोग पढ़े थे, तो आप बोलेंगे कि सर सूत्र से तो सूत्र कहता है, अभी फॉर्मूला हमने लिखा है कि tan थीटा इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर जी। अब सारा वैल्यू रखेंगे, कौन क्या दिया हुआ है, तो tan थीटा तो ये हो जाएगा tan 11.31 डिग्री और वी स्क्वायर है, तो वी स्क्वायर तो निकालना ही है, वी तो निकालना ही है। आर जो है कितना दिया हुआ है 100 मीटर और त्रिज्या है 9.8, ये जी का वैल्यू 9.8। तो एक चीज ध्यान देंगे, 9.8 में से 10 मान लो हटाइएगा तो नीचे 10 आ जाएगा और एक जीरो से एक जीरो कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे, तो 10 बचा। अब इसका वैल्यू रखिए tan 11.31 डिग्री, तो ध्यान देंगे इसका वैल्यू हम लिख दे रहे हैं कि tan 11.31 डिग्री का वैल्यू होता है 0.2। अब आपको कैसे मालूम चलेगा, तो इसके लिए लॉग टेबल का यूज करना होगा। लॉग टेबल जिसको लघुगणक कहा जाता है, वहां से आपको मालूम चलेगा और अन्यथा ही क्वेश्चन में दे दिया जाएगा। क्लियर है बालक? अब इसका आप प्रयोग कर सकते हैं, तो आप लिखेंगे सर 0.2 हो गया किसके जगह पर, tan 11.31 डिग्री, और वी स्क्वायर ये तो निकालना है, और 98 इंटू 10 कितना होगा 980 होगा ना बालक। अब तिरछा तिरछी गुना कर दीजिए, तो वी स्क्वायर इक्वल टू 0.2 और 980। क्या इसका दशमलव हटा के नीचे 10 लिख सकते हैं?
यहाँ 0 से 0 कट गया तो v स्क्वायर बराबर हो गया 196, स्क्वायर हटाइएगा तो बगल वाला अंडर रूट में, और ये 14 का स्क्वायर होता है। तो अब बताइए कि अगर कोई पिंड 11.31 डिग्री के ढाल पर और 100 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त पर गति करेगा तो ज्यादा से ज्यादा कितना वेग से चल सकता है? तो 14 मीटर पर सेकेंड। जहां 14 से 16 हुआ तो समझिए कि वो पलट जाएगा। रीजन क्या है? क्योंकि वृत्तीय मोड़ पर आपका जो बल है या आप गिरेंगे या नहीं किस पर डिपेंड करता है? तो त्रिज्या पर, ढाल पर और घर्षण गुणांक पर डिपेंड करता है। क्लियर है बालक? तो यहाँ पर हम लोग यही निकाले कि सर अगर हमारा ढाल 11.31 डिग्री हो और वृत्तीय पथ का त्रिज्या 100 मीटर हो तो अधिक से अधिक कितना वेग से गुजर सकते हैं? 14 मीटर प्रति सेकेंड। अब आगे जो क्वेश्चन लेंगे उसमें क्या करेंगे? हम ढाल नहीं देंगे, सड़क को ही रुखड़ा कर दिया जाएगा, उसका रुखड़ापन थोड़ा सा बढ़ा देंगे और उस केस में बताना होगा कि आप कितना वेग से वहां से गुजरिएगा। पहले इसको बना लीजिए। शाम में बंद हो गया तुम लोग का? 3 से 4 हो गया। हो गया बालक? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हटा दे इसको। क्वेश्चन नंबर 2 लिखेंगे, बिना ढाल बनाए एक वक्र पथ की त्रिज्या, बिना ढाल बनाए एक वक्र पथ की त्रिज्या 80 मीटर है, एक वक्र पथ की त्रिज्या 80 मीटर है एवं सतह का स्थैतिक घर्षण गुणांक, सतह का स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.81 है, सतह का स्थैतिक घर्षण गुणांक 0.81 है। अतः उस महत्तम चाल की गणना करें, जिससे कोई मोटर कार वृत्तीय पथ पर गुजर सके, जब g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो, जब g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर हो गया बालक? अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, तो यहाँ पर ढाल नहीं दिया हुआ है, ध्यान देंगे। तो सर सवाल ये है कि ढाल नहीं दिया रहेगा तब कैसे बनेगा? तो आपको कल शर्त बताए थे
शर्त क्या था कि घर्षण बल जो है अभिकेंद्रक बल से ज्यादा और कम से कम बराबर होना चाहिए, याद है? तो उसी पर हम लोग बनाएंगे। तो यहां अगर लिखना हो, ये तो गिवन डाटा हो गया हमारा, तो आप लिखेंगे वृत्तीय मोड़ को पार करने के लिए तो पार करने के लिए क्या, तो हम लोग पढ़े थे कि घर्षण जो बल होगा कम से कम बराबर, बड़ा रहे तो बेहतर है, कम से कम बराबर किसका, अभिकेंद्रक बल, अभिकेंद्रक बल। और याद रखेंगे जब घर्षण बल नहीं रहता है तो इसके जगह पे कौन आ जाता है, भार। अगर घर्षण बल का डाटा नहीं दिया रहता है, ई भी हटा देता है, तब हम क्या करते हैं, भार से लेके चलते। भार क्या करता है, अभिकेंद्रक बल को संतुलित करेगा। तो यहाँ पर ऑलरेडी दिया हुआ है घर्षण के बारे में, तो यही लेके हम लोग चल रहे हैं। तो ये बताइए घर्षण बल कितना होगा, वो भी स्थैतिक है, तो म्यूएस इंटू एन लिख देंगे, और अभिकेंद्रक बल होता है mv² अपॉन आर। अब यहाँ पर म्यूएस इंटू एन है, एन बराबर mg होता है, भार होता है, तो ये हो गया mg और ये हो गया mv² अपॉन आर। यहाँ m से m कैंसिल हो जाएगा, यहाँ m से m कैंसिल, और तिरछा तिरछी गुना करिए तो म्यूएस इंटू आर इंटू जी आई इक्वल टू v²। थोड़ा अगर सीधा करके लिखिएगा तो म्यूएस इंटू आर इंटू जी, और स्क्वायर हटा दीजिए तो बगल वाला अंडर रूट में म्यूएस इंटू आर इंटू जी। क्लियर बालक? अब वैल्यू रख के निकालेंगे, पहले इतना लिख लीजिए। हो गया बालक? चलिए आगे बढ़ा दिया जाए। अब सारा वैल्यू आप यहाँ पे पुटअप करेंगे बालक, सारा वैल्यू जो है इसमें रखेंगे और देखेंगे रिजल्ट क्या आ रहा है। तो ये हो जाएगा आपका v इक्वल टू कितना था, अंडर रूट म्यूएस था, तो म्यूएस का वैल्यू कितना था 0.81, r कितना था 80 था, और इसके बाद g हमको 9.8 बोला गया है। तो ध्यान देंगे ये जब अंडर रूट में लीजिएगा तो 635.04 हो जाएगा, और इसको जब रूट से बाहर निकालेंगे तो ये होगा 25.2 मीटर पर सेकेंड। लिख लिया जनाब। तो ध्यान देंगे यहाँ पर ढाल नहीं दिया गया था बालक, आपको पहले भी बता चुके हैं कि सर हम कैसे पहचानेंगे किस फॉर्मूले का यूज करना है, बहुत आसान है। यहाँ पर ढाल नहीं है, तो जब ढाल नहीं है तो आपको शर्त बताया गया है, कंडीशन। कंडीशन में
3 फॉर्मूला हमने लिखा था कि अगर हमसे पूछा जाए कि बताइए वेग महत्तम कितना हो सकता है, कोण कितना हो सकता है, त्रिज्या कितना हो सकता है, तो सबके लिए हम लोग फॉर्मूला बनाए हैं। तो जब थीटा नहीं है तो थीटा वाला फॉर्मूला आपको नहीं यूज करना है, तब याद रखेंगे कि उस शर्त वाले कंडीशन वाले फॉर्मूले से बनेगा। अब एक और यहाँ पे बता दिए कि मान लीजिए कि आपको घर्षण गुणांक भी नहीं दे, तब क्या होगा, तो पिंड का भार अभिकेंद्रक बल को क्या करेगा, संतुलित करेगा, नहीं गिरने देगा। चलिए तो एक और क्वेश्चन लेंगे वाला, ये क्वेश्चन नंबर 2 था। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 लिखा जाए, नहर के पुल पर एक सड़क है, बैठो बैठो पेन चालू कर लो, हो गया वाला, लिखेंगे नहर के पुल पर एक सड़क है, नहर के पुल पर एक सड़क है, 60 मीटर त्रिज्या के एक सड़क है, 60 मीटर त्रिज्या के 60 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ के रूप में 60 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ के रूप में है, 60 मीटर त्रिज्या के वृत्तीय पथ के रूप में है, हो गया वाला। यदि g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो, यदि g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो उस महत्तम चाल की गणना करें। यदि g बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो तो उस महत्तम चाल की गणना करें, उस महत्तम चाल की गणना करें जिससे पिंड वृत्तीय पथ से, जिससे पिंड वृत्तीय पथ से सुरक्षित गुजर सके, जिससे पिंड वृत्तीय पथ से सुरक्षित गुजर सके, वृत्तीय पथ से सुरक्षित गुजर सके। हो गया बालक, पैराग्राफ चेंज कर लेंगे। अब ये बताइए कि इसमें क्या दिया हुआ है, गिवन डाटा क्या है। तो आप बोलेंगे सर 2 चीज, एक जी एक आर, घर्षण का कहीं जिक्र है नहीं, तो याद रखेंगे ये आपके भार से संतुलित होगा। तो पहले गिवन डाटा में ये दोनों लिख लीजिए, इसके नीचे एक लाइन हम बोलेंगे, लिख लेंगे इसको। हो गया बालक, लिखेंगे उच्चतम बिंदु पर गाड़ी का भार, उच्चतम बिंदु पर गाड़ी का भार अभिकेंद्रक बल को, गाड़ी का भार अभिकेंद्रक बल को संतुलित करता है, अभिकेंद्रक बल को संतुलित करता है, अभिकेंद्रक बल को संतुलित करता है, हो गया, या आवश्यक बल प्रदान करता है, या आवश्यक बल प्रदान करता है, या आवश्यक बल प्रदान करता है। अब ध्यान देंगे, आपका जो भार है यही इसको संतुलित करेगा, अभिकेंद्रक बल को, अभिकेंद्रक बल। तो ये बताइए, यहां पर mg लिख सकते हैं, वेट mg होता है, और ये हो गया mv स्क्वायर अपॉन r, m से m कैंसिल करा दीजिए, तो ये हो गया rg इक्वल टू v स्क्वायर, सीधा कर लीजिए, तो rg v इक्वल टू अंडर रूट rg, यहाँ पर v इक्वल टू अंडर रूट में r कितना है 60, 9.8, देखिए दशमलव हटाएंगे तो 10, 0, 588 आ रहा है, देख लीजिए
तो बाहर निकालिएगा तो ये होगा 24.25, ठीक है, एक ही डिजिट तक लीजिए, मीटर पर सेकेंड लिख लेंगे इसको। मतलब है अधिक से अधिक कितना वेग से वो गति कर सकता है मोड़ पर, तो 24.2 मीटर पर सेकेंड। हो गया बालक? चलिए अब थोड़ा सा टॉपिक में हम लोग आएंगे और आज पढ़ने वाले हैं संवेग के बारे में। तो एक टॉपिक होगा संवेग और दूसरा टॉपिक होगा आवेग। ऐसे संवेग आपको बताया गया है कहाँ पर, तो न्यूटन सेकेंड लॉ से थोड़ा सा पहले, क्योंकि न्यूटन के गति का दूसरा नियम संवेग में परिवर्तन का दर ही होता है, तो वहां पर आपको संवेग बताए थे बालक। तो चलिए अगले टॉपिक में आते हैं, ये क्वेश्चन यहीं पे रोकेंगे। हेडिंग दिया जाए संवेग, हेडिंग देंगे संवेग, संवेग इसको कहा जाएगा मोमेंटम, संवेग मोमेंटम, और सूचित करने का तरीका छोटा वाला p होता है, और ये एक सदिश राशि है तो ऊपर वेक्टर का सिंबल हम लोग यूज करते हैं। हो गया बालक? अब चलिए समझिए इसके बारे में। सवाल ये है कि सर ये संवेग होता क्या है। तो जैसे एक गुण पढ़े थे जड़त्व, पिंड का जिस तरह से जड़त्व का गुण होता है उसी तरीके से पिंड के पास संवेग का भी गुण होता है, लेकिन शर्त ये है कि उसके पास वेग होना चाहिए, क्योंकि अगर वेग नहीं रहेगा तब पिंड का संवेग 0 होता है, उसमें संवेग नहीं आता है। तो ध्यान देंगे संवेग होगा क्या, तो संवेग पिंड का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। ध्यान देंगे पिंड का द्रव्यमान और वेग का गुणनफल होता है। तो याद रखेंगे कि जब किसी m द्रव्यमान के पिंड में v वेग आ जाता है तो उसके अंदर अपने ऊपर लगने वाले बल का विरोध करने का क्षमता आ जाता है, जिसको जड़त्व कहते हैं, और इसी के साथ दूसरे के ऊपर बल लगाने का गुण भी आ जाता है, जो क्या है, संवेग है बालक। तो संवेग क्या है, कैसे परिभाषित करेंगे, तो किसी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहेंगे। कोई दिक्कत बालक? लिखे तो परिभाषा लिखेंगे, किसी पिंड के द्रव्यमान, किसी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को, किसी पिंड के द्रव्यमान एवं वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है, वेग के गुणनफल को संवेग कहा जाता है। इसे वेक्टर p द्वारा, स्मॉल p, कैपिटल नहीं, कैपिटल में पावर होगा, इसे वेक्टर p द्वारा सूचित किया जाता है, इसे वेक्टर p द्वारा सूचित किया जाता है, इसे वेक्टर p द्वारा सूचित किया जाता है। कोई दिक्कत बालक? पैराग्राफ चेंज करके लिखा जाए, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड v वेग से, विथ वेक्टर सिंबल सामने देखिए, यदि स्मॉल m द्रव्यमान का कोई पिंड v वेग से गतिशील हो तो, v वेग से गतिशील हो तो, v वेग से गतिशील हो तो पिंड का संवेग
v वेग से गतिशील हो तो पिंड का संवेग और ये कितना होगा बालक देख लिया जाए। तो संवेग को आप बोले हैं p से लिखने के लिए, तो ये होगा द्रव्यमान गुने वेग। इसको समीकरण 1 दे दिया जाए, लिख लेंगे, इन दोनों को लिख लीजिए कि संवेग क्या होगा, तो द्रव्यमान गुने वेग होगा, समीकरण 1। कोई दिक्कत वाला के यहां तक? अब हमको ये बताइए कि संवेग सदिश राशि है कि अदिश राशि है, कैसे मालूम चल गया? तो याद रखेंगे, आप कहिएगा सर संवेग सदिश है, क्योंकि आपने इसके ऊपर वेक्टर का सिंबल दिया है, तो सदिश है तो इसका परिमाण भी होगा और दिशा भी होगा। तो इसका दिशा कहाँ होता है? जिधर वेग का दिशा होगा, याद रखिएगा, जिधर वेग का दिशा होगा उधर ही पिंड का संवेग होता है। तो लिखेंगे पैराग्राफ चेंज करके, इसके नीचे लिखा जाए संवेग एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है, संवेग एक सदिश राशि है। इसका दिशा पिंड के, इसका दिशा पिंड के वेग की दिशा में, इसका दिशा पिंड के वेग की दिशा में होता है, इसका दिशा पिंड के वेग की दिशा में होता है। कोई दिक्कत वाला? चलिए अब इसका एसआई मात्रक और विमीय सूत्र निकालेंगे, तो थोड़ा सा उसको नोट में लिख लीजिएगा, ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है इसका मात्रक और विमीय सूत्र। तो नोट में लिखेंगे संवेग का एसआई मात्रक, संवेग का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र, संवेग का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र, संवेग का एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र हो गया बालक, डैश दे दीजिए। अब देखिए नोट में क्यों लिखवा रहे हैं, ये ज्यादातर एग्जाम वगैरह में मात्रक और विमीय सूत्र पूछा जाता है, इसीलिए लिख रहे हैं बालक। तो एसआई मात्रक एवं विमीय सूत्र देखा जाए थोड़ा सा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे एसआई मात्रक का। एसआई मात्रक, तो ये बताइए P बराबर क्या पढ़े हैं, mv। तो द्रव्यमान के लिए kg होता है और वेग होता है मीटर सेकेंड इनवर्स 1। क्लियर है बालक? तो आप कह सकते हैं कि सर kg मीटर सेकेंड इनवर्स 1 इसका मात्रक हो गया। अब हमसे कहा जाएगा कि विमीय सूत्र बताइए। हाँ, इसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये जो आप फॉर्मूला बनाए हैं इसे भी लिख सकते हैं। तो P इक्वल टू होता है mv। क्योंकि देखिए द्रव्यमान का जो लिखने का तरीका होता है m होता है, और वेग के लिए LT इनवर्स 1। तो ये हो गया आपका mLT इनवर्स 1। और एक चीज ध्यान देंगे, हम यहाँ से भी लिख सकते हैं, ठीक है, जो सामने आप मात्रक निकाले हैं इससे, क्योंकि केजी से क्या मापा जाता है, द्रव्यमान, मीटर से क्या मापा जाता है, लंबाई, और सेकंड से मेजरमेंट किसका होता है, टाइम। तो यहाँ से भी लिख सकते हैं। कहाँ हो रहा है, हो गया, चलिए लिख लीजिए तो इसको। देखिए परिमाण के रूप में हम लोग यूज किए हैं, ठीक है, परिमाण के रूप में हम लोग यूज करेंगे। और एक चीज और बता दें, यहाँ क्रॉस होता है, सदिश सदिश पढ़े है ना, क्रॉस होता है, क्रॉस में साइन आता है। और एक चीज और समझेंगे, यहाँ पर अगर साइन लेंगे तो हमको वेग
और संवेग के बीच का कोण बताना होता है, जो कि महत्तम 90 डिग्री पर होगा। तो अगर हम लिख दें कि P बराबर, थोड़ा देख लीजिए, एम भी साइन थीटा, तो ये बताइए महत्तम कब होगा? जब साइन थीटा महत्तम होगा। तो महत्तम कितना डिग्री पर? साइन 90 का वैल्यू क्या होता है? तो P बराबर क्या मिल जाएगा? हो गया, समझ में आ रहा है? ये महत्तम चाहिए, तो महत्तम कितना पर? 90 पर, तो 90 हो जाएगा। न्यूनतम कितना? तो 0 हो जाएगा। अब बताइए किसी के पिंड का संवेग कहेंगे कि न्यूनतम चाहिए, तो 0। 0 मतलब आप चलवे मत कीजिए, आपका वेग 0 होगा तो आपका संवेग क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। तो याद रखेंगे इसका दो वैल्यू हो सकता है, एक महत्तम वैल्यू, एक न्यूनतम वैल्यू। तो इसीलिए हम लोग P बराबर एम भी लिखे हैं। कैसे? वेक्टर कैसे हट गया? तो एम भी साइन थीटा से, साइन थीटा कितना? 90, क्योंकि 90 पर ही महत्तम होगा, एंगल महत्तम होगा तो ये भी महत्तम होता है। 0 लीजिएगा, 0 पर न्यूनतम होता है, तो टोटल क्या हो जाएगा? 0। पहुंच गए यहाँ तक? अब इसका यूज हम लोग आगे करते हैं, ठीक है। ऐसा ही मात्रक विमीय सूत्र। एक चीज और ध्यान देंगे, जो संवेग का ऐसा ही मात्रक होगा, विमीय सूत्र होगा, वही आवेग का भी होता है, ठीक है। अगर आप इसको याद करते हैं तो दूसरा भी आपको याद रहेगा, कोई दिक्कत वाला? तो बस यहीं रोक दिया जाए, बाकी अगले क्लास में करेंगे। चलो बालक।